हेलो गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स। ओके, ब्लॉक एंड इनलाइन टैग्स हम लोग देखेंगे और भी कई सारी चीज़ें देखेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज़ ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं। अभी एलिमेंट और टैग ये तो आपको पता है, ये मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। एलिमेंट मतलब ही टैग है, ठीक है। तो देखिए सॉरी। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन और एन इन लाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, div एलिमेंट is a block level element and is often used as a container for other HTML elements, or span element is an inline container used to mark up a part of a text or a part of a document. तो ये दोनों चीजें हैं और ये div और span का थोड़ा डिफरेंस भी देखेंगे। पहले देखते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली बोला गया है, div जो है एक div टैग करके होता है, वो क्या है, आपका एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और दूसरी चीज वो क्यों यूज होता है, वो आपके अदर HTML एलिमेंट्स एज अ कंटेनर यूज करता है। मतलब वो यूज होता है एज अ कंटेनर फॉर अदर HTML एलिमेंट्स। मतलब उसके अंदर हम अदर जो भी दूसरे जितने भी HTML के टैग्स है, जो भी एलिमेंट्स है, वो हम लोग यूज करते हैं उस एलिमेंट के अंदर, उस टैग के अंदर। किसके अंदर? div टैग के अंदर। तो जब भी अब देखिए शुरुआत से जो भी हम लोगों ने सीखा है, हेडिंग्स है, पैराग्राफ्स है, देखिए ब्लॉक्स है, फिर हाइपरलिंक्स है, इमेजेस है, तो ये सारे चीजें क्या है, ये टैग्स है। और ये टैग्स हम div टैग के अंदर डालते हैं। तो ये ये करता क्या है, एज अ कंटेनर यूज होता है। तो वो कैसे होता है, क्या होता है, आइए चलो नीचे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। तो यहाँ पर मैं नीचे लेके जाता हूँ। तो देखिए सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पर पहले देखेंगे कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ div टैग। तो ये सिंपली div ओपनिंग और div क्लोजिंग टैग लिखना है आपको। इसके बाद यहाँ पर मैं सिंपल सा एक टेक्स्ट लिखता हूँ, दिस इज ए div टैग, ओके। और यहाँ पर मैं स्पैन लिखता हूँ और इसमें लिखता हूँ दिस इज ए स्पैन टैग, सिंपल। इसको मैंने सेव कर लिया। हम लोग जाएंगे हमारे ब्राउजर पे सॉरी। तो ब्राउज़र पे आते ही देखिए यहाँ पर मैं आपको वो डिफरेंस समझाने वाला हूँ जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इन लाइन एलिमेंट में होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं राइट क्लिक इंस्पेक्ट करता हूँ। देखिए जैसे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो आपको पता है, आपका जो विंडो खुलता है इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो यहाँ पर जैसे जाते हो, यहाँ पर देखिए जब आप होवर कर रहे हो इस डिव पे, या फिर देखिए आपका ये जो एरो है इसको ऑन कर देना है, क्लिक करना है, और ये लेके जाता है आपको इन इन जो भी HTML में आपने टैग्स डाले हुए हैं उन पे। तो जब मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए नीचे एलिमेंट सिलेक्ट हो जाता है मेरा div वाला टैग, ओके। आई होप आपको ये दिख रहा है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ यहाँ पर, देखिए, ओके। तो ये देखिए div जो है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया है, सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये आपको जो ब्लू एरिया दिख रहा है ना, देखिए मैं वापस से यहाँ पर एरो से सिलेक्ट करता हूँ। तो ये जो ब्लू एरिया जो दिख रहा है, ये देखिए ये कंप्लीट आपका ब्राउजर की जो विड्थ है वो फिट कर देता है ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट। तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। इससे इसी से पता चलता है ये जो एलिमेंट है, ये जो टैग है, ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट टैग है। तो ये पहली बात समझ लीजिए। दूसरी बात वहां पर लिखी गई थी कि ये न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। तो वो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देता हूँ, देखिए स्पैन टैग जो है, ये आपका इन लाइन एलिमेंट है, इन लाइन टैग है। तो ये दूसरी लाइन से स्टार्ट नहीं होता, ये वही का वही रहता है। मतलब देखिए ये स्प्रेड भी नहीं हो रहा है। जैसे मैं इस पे जाता हूँ तो देखिए ब्लू एरिया पूरा स्प्रेड हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, बाय डिफॉल्ट एक फुल विड्थ जैसा काम करता है, यानी फिट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए जितना भी टेक्स्ट होगा ये उतना ही रहेगा, ये फिट नहीं होता। तो बस यही सिंपल सा डिफरेंस है ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट में। अभी इतना क्लियर हो गया? तो अभी मैं आपको बोलूं कि जो ये इनलाइन एलिमेंट है, इसके आगे अगर मैं कुछ डालूं, मतलब इसके आगे अगर मैं div टैग डालता हूं, तो वो कहाँ से शुरू होगा। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ। ये जो स्पैन टैग है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर div टैग डालता हूँ और एक, तो मैं लिखता हूँ दिस इज माई सेकेंड div टैग, ओके। तो मैंने इसको, मैं अभी सेव नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर तो अगर मैंने इसके बाद डाला, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए,
देखिए ब्राउजर में आपके टैग के बाद में यहाँ से शुरू होना चाहिए, राइट। तो लेकिन ये वहां से शुरू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो वही मैं चीज समझा रहा हूँ आपको। ये क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। देखिए ये जो है, ये ब्लू एरिया, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है बाय डिफॉल्ट। अगर इसको स्पैन के बाद डालोगे तो ऑटोमेटिकली ये नीचे ही चला आएगा। इसका मतलब इसीलिए वो कहा गया है कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। देखिए अब मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद देखिए आपको नीचे से ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जब मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ div में चेक करने के लिए, यहाँ पर देखिए पहला जो ये div है ये ब्लॉक है, ये इन लाइन एलिमेंट है, और यहाँ पर फिर से ब्लॉक है। क्योंकि ये ब्लॉक है इस वजह से वो टैग के नीचे चला आता है। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, इसीलिए टैग के आगे से शुरू नहीं होगा। तो लेकिन अगर मैंने मान लो यहाँ पर एक एंकर टैग डाल दिया, तो एंकर टैग क्या है, एंकर टैग भी एक इन लाइन टैग है। और यहाँ पर मैं बोलता हूँ लिंक, चलो लिंक गूगल, और मैं सेव करता हूँ। अब आपको, अब देखिए टैग के आगे ये आ रहा है। हम लोग ने पहले क्या किया था, ये वाला जो था स्पैन के बाद में डाला था, लेकिन अभी हम लोग ने इसको स्पैन के बाद में डाला है। तो ये सिंपली क्या कर रहा है, देखिए इसके बाद आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये एक इन लाइन टैग है। देखिए ये भी एक इन लाइन वाला टैग है, ये सिर्फ यहीं तक सीमित है। अब ये बात समझ में आ रही है? अब जो भी इनलाइन टैग होते हैं वो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते, वो वहीं तक सीमित होते हैं, देखिए। और जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ इस तरह स्प्रेड होते हैं, फिट हो जाते हैं आपके ब्राउजर में, इसीलिए न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। ओके। तो भाई आप पूछेंगे कि ये सारी चीजें आप हमें क्यों बता रहे हो? तो अभी एक्चुअली ये जो चीजें हैं ये आगे हम लोग सीएसएस में पढ़ने वाले हैं। सीएसएस में ये प्रॉपर्टी वैल्यूज है, कुछ डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, और कई सारी चीजें, कई वैल्यूज हैं। तो वो सारे तो हम लोग वहां पर जरूर सीखेंगे ही। लेकिन हमें जब HTML में जब हम सीख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम बाय डिफॉल्ट HTML में ऐसे कौन कौन से टैग्स है, HTML में ऐसे कौन कौन से टैग्स है जो ब्लॉक लेवल है और इन लाइन है। ओके। तो इससे अगर ये हमें यहीं पर पता चल जाता है तो हमें जब वेबसाइट बनाएंगे, जब CSS सीखेंगे और वेबसाइट बनाएंगे तो चीज़ें और आसान हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पर एक टॉपिक ले लिया, ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इन लाइन एलिमेंट। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें अभी क्लियर हो चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए सिंपली वही चीज़ लिखी है इन्होंने, ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। जो अभी मैंने बताया क्यों न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, क्योंकि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और दूसरा जो है इन लाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। देखिए तो ये न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता। देखिए दूसरा जो मैंने डाला तो ये न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये टैग के बाद में ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो सिंपली इतना समझ में आ गया हमें कि ये div जो है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और ये स्पैन जो है एक इन लाइन एलिमेंट है। तो ऐसे और कई सारे एलिमेंट्स है। देखिए यहाँ पर मैंने पूरी लिस्ट दे के रखी है। तो ये जो है सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। जब भी आप यूज करोगे तो आपको पता होना चाहिए, इस वजह से आपके रेफरेंस के लिए रखा हुआ है यहाँ पर। और ये जो है देखिए यहाँ पर सारे इन लाइन एलिमेंट्स है, इन लाइन टैग्स है। ठीक है, क्लियर हो गया सब कुछ? अब देखते हैं div और span। देखिए अब div में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे हम लोग। तो div बेसिकली क्या है, देखिए इज ऑफर्ड, यहाँ पर देखिए पहली तो एलिमेंट इज अ ब्लॉक लेवल। div क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये हम पता चल गया हमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एंड इज ऑफन यूज एज अ कंटेनर फॉर अदर HTML एलिमेंट्स। देखिए हम अभी जो हमारा जो कोर्स कर रहे हैं, हम क्यों कोर्स कर रहे हैं, हमें वेबसाइट बनाने आना चाहिए, राइट। इसीलिए हम ये पूरा कोर्स सीख रहे हैं। और हमने स्टार्टिंग से क्या सीखा, जैसे हेडिंग्स डालना सीखा, पैराग्राफ्स डालना सीखा, इमेजेस डालने सीखे। तो देखिए लेकिन एक बात ध्यान में दीजिए, जो भी जब भी हमने डाला ये डायरेक्टली हमने बॉडी पे डाला हुआ है, राइट। इमेजेस देखिए सीधे बॉडी पे डाल दिया हम लोगों ने, हेडिंग्स देखिए सीधे बॉडी पे डाल दिया है, पैराग्राफ्स देखिए सीधा बॉडी पे, ऐसे ओपनली डाल दिया है। लेकिन मैं जब से स्टार्टिंग से हमेशा आपको एक चीज कहते आ रहा था, देखिए हमें जब वेबसाइट बनानी है तो हमें एक वेब स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, करेक्ट। तो वो वेब स्ट्रक्चर क्या होगा, तो वेब स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसको कैसे बनाते हैं। तो उनको बनाने के लिए वेबसाइट में कई अलग अलग तरीकों की चीजें होती है, जैसे हेडिंग्स होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, लिंक्स होती है, इमेजेस होती है। इसके बाद देखिए लिस्ट है, टेबल्स है, आई फ्रेम्स है, वीडियो ऑडियो फॉर्म्स है। तो ये सारी चीजें यूज होती है हमारी वेबसाइट पे। लेकिन ये तो सिर्फ चीजें हम लोगों ने सिर्फ डालना सीखा है, मतलब हम लोगों ने सिर्फ इतना ही सीखा है कि ये सारी चीजें कैसे डालते हैं। लेकिन ये डालने के बाद हमें उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में भी बिठाना होता है, करेक्ट।
तो वो स्ट्रक्चर में बिठाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इस div टैग की। और ये सबसे इम्पोर्टेंट टैग है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। इसके बजाय, इसके बिना हम वेब स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। ओके, तो div टैग जो है सिंपली देखिए, ये एज अ कंटेनर काम करता है फॉर अदर HTML के एलिमेंट्स। इसका मतलब जो भी यहाँ ये जो भी एलिमेंट्स, जो भी टैग्स है जो अभी तक हम लोग ने सीखे हैं, वो हम यूज करेंगे। और div टैग करता क्या है, एक कंटेनर की तरह काम करता है उन एलिमेंट्स के लिए। तो वो कैसे काम करता है, चलिए मैं आगे आपको डिटेल में प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ। तो ये 2 मिनट के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग इसको नीचे ढकेलते हैं, और यहाँ पर देखिए हम लोग बॉडी के अंदर ही है, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक बेसिक सा लेआउट मैंने डिजाइन करके रखा हुआ है, ये आपको समझाने के लिए कि div टैग जो है वो किस तरह काम करता है और वेब स्ट्रक्चर हमें कैसे बना के देता है। तो वेब स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपके पास पहले कम से कम एक बेसिक डिजाइन होना जरूरी है, जो अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है, देखिए। तो ये सिंपल सा एकदम बेसिक लेआउट है, वो हमें एक वेब स्ट्रक्चर बनाना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर डिजाइन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है एक हेडर। एक वेबसाइट का जब भी आप वेबसाइट देखते हो, तो वेबसाइट में होता है आपका एक हेडर। इसके बाद हमेशा वेबसाइट में होता है देखिए आपका एक फुटर, जो यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो सबसे पहली चीज, जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब भी हम वेबसाइट बनाएंगे, तो फिर से मैं बार बार वही चीज कह रहा हूँ, हमें वेब स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। इसका मतलब ही क्या है, हमें अलग अलग सेक्शंस बनाने पड़ते हैं। तो पहला सेक्शन जो है वो हेडर सेक्शन है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं और देखते हैं यहाँ पर कैसे हम लोग बनाते हैं। तो इसको बनाने का तरीका जो है वो हमेशा आपको div टैग यूज करना है। देखिए, तो सिंपली मैं लिखता हूँ div ओपनिंग और div क्लोजिंग, और इसके अंदर मैं एक एट्रीब्यूट लिखता हूँ क्लास नाम से। अब ये क्लास एट्रीब्यूट क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में CSS वाले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए क्लास का एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ, और इसके अंदर आपको नाम देना है जो इस सेक्शन का नाम है। ओके, जो भी आपको रखना है आप रख सकते हो। तो ये हेडर है, तो सिंपली मैं इसको नाम दे रहा हूँ यहाँ पर हेडर। ओके, तो इससे पता चलता है कि ये हमारा हेडर सेक्शन है, और हेडर के अंदर जो भी चीजें आने वाली है, जैसे इमेज आ रही है, देखिए यहाँ पर मेनू आ रहा है, तो ये सारी चीजें हम इस हेडर के अंदर डालेंगे। फिलहाल हम लोग ने क्या बना दिया, यहाँ पर एक सेक्शन बना दिया, ठीक है, जो है जो हैंडल करेगा, देखिए कंटेन करेगा हेडर वाली चीजें। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि ये हमारा जो div वाला क्या करता है, यहाँ पर देखिए div जो है, div एलिमेंट है, ये क्या करता है, एज ये इज यूज एज अ कंटेनर फॉर अदर HTML एलिमेंट्स। तो वही चीज हम लोग ने यहाँ पर की है, देखिए हेडर बना दिया है, और अभी हम लोग अंदर की जो चीजें हैं, जो HTML के एलिमेंट्स है, जैसे इमेज है, नेविगेशन मेनू है, वो हम लोग डालेंगे। फिलहाल हम लोग इसको ऐसे ही रखते हैं, और हम लोग अभी दूसरा सेक्शन बना लेते हैं। तो दूसरा सेक्शन जो हमारा है वो है एक बैनर का सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके लिए नीचे जाऊंगा, फिर से एक div टैग लूंगा, और यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट लिखूंगा क्लास, और इसको नाम दे दूंगा एक समथिंग, चलो बैनर ही दे देते हैं, क्योंकि ये जो है हमारा बैनर सेक्शन है। और तो देखिए हम लोगों ने बैनर सेक्शन भी कुछ इस तरह बना लिया। इसके बाद मुझे और एक सेक्शन बनाना है, देखिए या ये जो है ये कंटेंट वाला सेक्शन है, तो इसीलिए मैं सिंपली इस सेक्शन को नाम दूंगा कंटेंट वाला सेक्शन। तो यहाँ पर सिंपली फिर से मैं div ले लूंगा, div टैग, और यहाँ पर अगेन क्लास का एट्रीब्यूट यूज करूंगा, और मैं नाम दे दूंगा यहाँ पर कंटेंट। तो इससे देखिए आपको अभी भी समझ में आ जाएगा कि ये आपका हेडर सेक्शन हो रहा है, ये आपका बैनर सेक्शन बन रहा है, ये आपका कंटेंट वाला सेक्शन बन रहा है। और इसके बाद देखिए और एक लास्ट सेक्शन है, जो है फुटर सेक्शन। तो यहाँ पर मैं और एक फिर से div बना लेता हूँ, और इसको नाम देता हूँ यहाँ पर क्लास फुटर। ओके, तो इस तरह हम वेब का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखिए धीरे धीरे हम लोग चीजें क्या क्या कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, div एलिमेंट जो है वो होता है अदर HTML एलिमेंट के लिए एज अ कंटेनर। तो कंटेनर तो हम लोग ने बना लिया एक हेडर करके। अब इसमें हम लोग एलिमेंट डालेंगे, जो है इमेज वाली। देखिए यहाँ पर लोगो है, तो लोगो क्या है, एक इमेज है। तो हम लोग ने इमेज टैग हम लोग कैसे डालते हैं, हम लोग ने ऑलरेडी सीखा हुआ है, हमें फिर से देखने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर आपको डाल देना है इमेज, इमेज वाला टैग। और सिंपली यहाँ पर मैं वो जो लोगो मेरे फोल्डर में अवेलेबल है, इसीलिए मैं डायरेक्टली यहाँ से ले रहा हूँ, और यहाँ पर डाल दूंगा लोगो डॉट जेपीजी। ओके, और यहाँ पर और एक एट्रीब्यूट है विड्थ, ये भी हमें पता है, तो मैं सिंपली इसको विड्थ 50 रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं सेव करूंगा तो सिंपली यहाँ पर मुझे
वो मेरी लोगों की जो इमेज दिखाई देगी। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए दूसरी चीज हमें डालनी है यहाँ पर मेनू। तो मेनू के लिए मैं हमेशा आपको कहते आया हूँ, जब भी हम लोग मेनू बनाएंगे तो हम यूज करेंगे यूएल या यूएल और एल आई। ओके, और इस एल आई में मैं लिंक डालूंगा बिकॉज मुझे ये सारे पेजेस जो है लिंक करने हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ होम, इसके नीचे फिर से एल आई और एंकर आएगा, फिर आएगा अबाउट, इसके नीचे फिर से एल आई फिर एंकर, और यहाँ पर आएगा कॉन्टैक्ट। तो देखिए तीन बटन है हमारे पास, तो तीनों मैंने बना लिए। तो ये हमारा जो मैंने अभी बनाया, जो यूएल एल आई बनाया, इमेज बनाया, तो ये जो बनाया है ना, तो इसी को कहा जाता है HTML का स्ट्रक्चर। हाँ, ये हालांकि एक एक सेक्शन का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये हम लोगों ने अभी जो बनाया है, ये बनाया है एक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसी तरह बैनर का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। तो बैनर के स्ट्रक्चर में देखिए एक हेडिंग है। तो हेडिंग हमें पता है, हेडिंग के लिए हम कौन से टैग यूज करते हैं, हमारे पास अवेलेबल है H1 से लेके H6। तो ये बड़ा हेडिंग है, इसीलिए मैं यहाँ पर H1 यूज करूंगा। ठीक है, तो H1 के लिए मैं सिंपली लिखता हूँ किशोरी ट्यूटोरियल्स। अब एक बात ध्यान में दीजिए, यहाँ पर देखिए अपर केस में कैप्स में लिखा हुआ है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर सिंपली आपने कुछ इस तरह भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये सारी चीजें जो है हम CSS से हैंडल करेंगे। अब भले हालांकि हम लोग ने अभी CSS सीखा नहीं है और आपको यहाँ भी सीखना भी नहीं है। देखिए जब भी प्रोफेशनल्स भी है, वो जब वेबसाइट बनाते हैं तो वो पहले पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मैंने कहने का मतलब है पूरा HTML लिख के लेते हैं बराबर स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो जैसे हम लोग बना रहे हैं उसी तरह। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम लोग ने हेडिंग ले लिया। अब हेडिंग के बाद हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट है, तो इसको मैं कंट्रोल A करके कॉपी कर लूंगा। और ये मुझे पता है ये क्या है, टेक्स्ट है, कंटेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा पैराग्राफ का टैग, और यहाँ पर सिंपली जाके मुझे पेस्ट कर देना है। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पर एक बटन दिख रहा है और रीड मोर लिखा है, और इस पे इससे हमें पता चलता है कि इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये कहीं पर जाएगा दूसरे पेज पे। तो इससे पता चलता है कि ये एक लिंक है, और लिंक के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, एंकर टैग। तो यहाँ पर सिंपली लिखना है लिंक वाला टैग और उसके अंदर लिखना है रीड मोर। इतना क्लियर हो गया। देखिए बड़ी आसानी से हम लोगों ने एक बैनर का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लिया। इतना आसान है स्ट्रक्चर बनाना, और वो भी डिव टैग के साथ। ये सारी चीजें मैं अभी आपको क्यों बता रहा हूँ, ये जो वेबसाइट का जो लेआउट बनाया मैंने, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको डिव टैग करता क्या है, उसका यूज क्या है, वो समझने के लिए। तो अभी आई होप आपको सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही है। तो डिव टैग जो है स्ट्रक्चर बनाने के काम आता है, और अभी जो हम लोग बना रहे हैं वो एक स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंटेंट वाला देखेंगे, कंटेंट सेक्शन देखेंगे। तो कंटेंट सेक्शन में यहाँ पर देखिए हम लोग ने कंटेंट भी बनाया हुआ है। अब इसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए बैनर में कैसा था, बैनर में देखिए आपका यहाँ पर फुल विड्थ था। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्टली इस बैनर के डिव के अंदर से सीधा हेडिंग डाल दिया और पैराग्राफ डाल दिया और एंकर डाल दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए तीन कॉलम्स आएंगे। देखिए पहला जो है ये आपका कुछ इस तरह कॉलम दिखेगा, फिर दूसरा जो है दूसरा कॉलम कुछ इस तरह दिखेगा, और तीसरा कॉलम आपका ये कुछ इस तरह होने वाला है। तो एक बात ध्यान में रखनी है, तीनों कॉलम की जो डायमेंशंस होने वाली है, जो विड्थ मैं बोल रहा हूँ, वो भी अलग अलग है। तो आपको यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सिंपल सा HTML का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो HTML के स्ट्रक्चर के लिए आपको विड्थ की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपको पता होना चाहिए यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बनाना कैसे है। तो बनाना कैसे है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको जो दिखाया मैंने अभी जो सिलेक्शंस, तो ये हमारा पहला कॉलम होने वाला है। इसीलिए कंटेंट में देखिए हमारा कंटेंट सेक्शन है, तो कंटेंट के अंदर तीन कॉलम्स हम लोग बनाएंगे। तो तीन कॉलम्स बनाने के लिए फिर से एक डिव डालूंगा मैं। इसके डिव के अंदर मैं फिर से लिखूंगा क्लास एट्रीब्यूट, और इसको नाम दे दूंगा कि कॉलम 1। ओके, तो ये पहला वाला मेरा कॉलम होने वाला है। और उस कॉलम के अंदर देखिए यहाँ पर हेडिंग है। ठीक है, तो हेडिंग के लिए मैं फिर से यहाँ पर देखिए छोटी हेडिंग है, तो मैं यहाँ पर H2 यूज कर सकता हूँ, H3, H4 जो आप चाहे वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली H4 यूज करूंगा, और मैं बोलता हूँ वाई किशोरी ट्यूटोरियल्स। तो यहाँ पर सिंपली वाई किशोरी ट्यूटोरियल्स। तो ये मेरी हेडिंग हो चुकी है। यहाँ पर देखिए और एक इमेज अवेलेबल है, तो यहाँ पर मैं इमेज डाल दूंगा। सिंपली इसके नीचे जाके इमेज टैग मुझे पता है कैसे लेना है, और इमेज इसके अंदर इसका जो नाम है
वो है image डॉट जेपीजी। ठीक है, मैं आपको फोल्डर में दिखाता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी वो इमेज है, इसीलिए मैंने सीधा यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद और एक चीज यहाँ पर देखिए, कहाँ पर गया मेरा फोटोशॉप। ओके, तो यहाँ पर देखिए फिर से आपका पैराग्राफ आ रहा है। तो अगेन अगर पैराग्राफ आ रहा है तो सिंपली आपको पी टैग लिखना है, और यहाँ पर जो भी आपकी जो टेक्स्ट है सिंपली आपको कॉपी करनी है, राइट। कंट्रोल ए करके मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद देखिए यहाँ पर पी के टैग के अंदर आपको सिंपल पेस्ट कर देना है। ओके, और इसके बाद देखिए ब्लू सिंपल सी एक लिंक दिखाई दे रही है, तो ये लिंक है, इसीलिए मैं अगेन इसके अंदर एंकर डाल दूंगा और ये सी मोर उसके अंदर आ जाएगा। तो ये अभी आपको समझ में आ गया, सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पर एक सिंपल सा कॉलम बना लिया और एक स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, अब दूसरा कॉलम यहाँ पर बनाएंगे, सेम चीज यहाँ पर देखिए फिर से इसके नीचे दूसरा एक ड्यू बनाऊंगा मैं, और यहाँ पर क्लास का नेम चेंज करूंगा, मैं बोलता हूँ कॉलम 2। ओके, तो ये मेरा दूसरा वाला कॉलम होने वाला है। हालांकि ऐसे ये सारे क्लासेस ऐसे नहीं देने हैं, कॉलम 1 कॉलम 2, ये आगे आप जैसे जैसे सीएसएस पढ़ोगे ना, तो आगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्लासेस के नेम्स कैसे देने हैं। तो अभी के लिए बिंदास रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी फिलहाल आपने कॉलम 1 डाला है, 2 डाला है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये पहले कॉलम का स्ट्रक्चर हम लोग ने बना लिया। अब हम लोग दूसरा कॉलम बना रहे हैं, तो दूसरे कॉलम में भी देखिए सेम चीजें हैं, तो मुझे सेम रखना है, इसीलिए यहाँ पर भी मैं H4 ही यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर H4 यूज करता हूँ, मैं बोलता हूँ अवर सर्विसेज। ओके, ओके सॉरी एस। ओके, और यहाँ पर एस। ठीक है, और यहाँ पर जाके मैं पूरा कंटेंट देखिए कंट्रोल ए करके कॉपी कर लेता हूँ, और इसके नीचे पैराग्राफ ले रहा हूँ, फिर से पैराग्राफ है इसीलिए पैराग्राफ ले रहा हूँ, और यहाँ पर जाके मैं पेस्ट कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट आ गया, ये कंटेंट नीचे वाला मुझे नहीं चाहिए, सी मोर तक ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सी मोर तक ही है, तो वो डिलीट कर दिया मैंने। और सी मोर फिर से एक मेरे लिंक है, इसीलिए मैं एंकर में जाके इसको डाल दूंगा। अब आपको समझ में आ गया, देखिए मैंने बड़े आराम से यहाँ पर दूसरा वाला जो कॉलम है बना लिया। देखिए ये जो व्हाइट लाइन आ रही है ना, इससे आप समझ जाओ ये आपका ओपनिंग टैग है, और यहाँ पर देखिए व्हाइट लाइन जो खत्म हो रही है यहाँ पर क्लोजिंग टैग है, तो इससे पता चलता है ये कॉलम 2 है और ये आपका कॉलम 1 है। अब इसके नीचे जाएंगे, कॉलम 3 बनाएंगे। देखिए 3 में सिंपल सी लिंक्स है हमारी, ये सारे कुछ नहीं है, लेकिन हेडिंग अवेलेबल है। तो अगेन यहाँ पर मैं नीचे जाऊंगा, फिर से एक डिव बनाऊंगा, और उस डिव में क्लास अगेन मैं दूंगा, और मैं बोलता हूँ कॉलम हमारा जो है 3 है, और यहाँ पर H4 फिर से ले रहा हूँ मैं, और मैं लिख रहा हूँ लिंक्स। और इसके नीचे देखिए यहाँ पर एक तो आप ULLI यूज कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आपको लिंक्स यूज करनी है तो आप सीधे सीधे लिंक्स भी यूज कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ पर ULLI ही लेता हूँ, चलिए UL और LI, और इसके अंदर ए टैग, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ HTML5। ओके, HTML5, और ये सारे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मैं सारे नाम नहीं लिखने वाला अभी, तो सिंपली मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सेम नाम से। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, मेन चीज है आपका स्ट्रक्चर, ये आपका स्ट्रक्चर जो है वो सही होना चाहिए। तो देखिए बड़े सक्सेसफुली आराम से हम लोगों ने यहाँ पर तीनों के तीनों कॉलम्स बना लिए, और ये हमारा रेडी हो चुका है कंटेंट का स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर एरो दिखाई दे रहा है आपको, ये आप ऐसे बंद भी कर सकते हो अगर आपको ये लंबा लग रहा है, तो ये आपके कॉलम्स आप बंद कर सकते हो, और अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 आपने बना लिया है इस कंटेंट सेक्शन के अंदर। तो ये जो हो गया आपका कंटेंट का स्ट्रक्चर बन चुका है। ओके, इसके बाद आता है फुटर। तो फुटर में सिंपली कुछ नहीं है, हम H4 ही यूज करेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे फुटर। ओके गाइस, तो बस यही सिंपल सा लॉजिक है। जब भी हम वेबसाइट बनाएंगे तो वेबसाइट में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, और वो स्ट्रक्चर होने के लिए हमें डिव टैग की जरूरत पड़ती है, और वो डिव टैग कुछ हम इस तरह यूज करते हैं। ओके गाइस, तो आई होप आपको अभी समझ में आया है कि डिव टैग हम क्यों यूज करते हैं, और जो जैसे उसने कहा कि ये एज ए कंटेनर यूज होता है, मतलब क्या होता है, तो ये आपको अभी समझ में आ गया होगा। देखिए ये एज ए कंटेनर है, मतलब डिव टैग हम लोग ने लिखा, क्लास हेडर दे दिया, और उसके अंदर देखिए HTML के सारी यहाँ पर टैग्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब अदर HTML टैग्स, अदर में इमेज है, UL है, LI है। ओके, क्लियर हो गया। तो अब आगे बढ़ेंगे।
तो इतना समझ में आ गया कि हम लोग अभी स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। ओके, तो इसके बाद देखिए, ये तो हम लोग ने पढ़ लिया कि ब्लॉक लेवल क्या है, इन लाइन एलिमेंट्स क्या है, ड्यू टैग क्या है, ड्यू टैग क्यों यूज होता है और कंटेनर की तरह कैसे काम करता है, वो भी हम लोग ने नीचे देख लिया, स्ट्रक्चर बना लिया। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर यूज कर रहे हो वो एक HTML5 की डॉक्यूमेंट है। तो अगर आप लोग को किसी ने कहा कि भैया HTML5 का डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो HTML5 की वेबसाइट बना दो, मतलब मुझे एक HTML5 की वेबसाइट बना के दो, ऐसा किसी ने आपको कहा, तो आपने तो स्ट्रक्चर बना लिया, ये करेक्ट स्ट्रक्चर है, मैं कोई यहाँ पर आपको गलती नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन जब आप HTML की वेबसाइट बनाते हो HTML5 की, तो HTML5 के टैग्स भी वहां पर होने चाहिए। ओके, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया, div टैग के जरिए हम लोग बनाते हैं। लेकिन इसके अंदर चीजें HTML5 के टैग्स भी यहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए, नहीं तो ये HTML5 की वेबसाइट नहीं कहलाएगी, राइट। होगी HTML5 की वेबसाइट, लेकिन ज़रूरी है, अगर आप HTML5 की जो वेबसाइट बना रहे हो तो आपके वहाँ पर टैग्स होने चाहिए HTML5 के। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ एक लिस्ट निकाल के रखी है आपके रेफरेंस के लिए, आप देख सकते हो बाद में। तो यहाँ पर सारे टैग्स तो हम लोग यूज़ नहीं करने वाले, लेकिन ये सारे HTML5 के ही टैग्स है, न्यू टैग्स है, और ये हम हमारी वेबसाइट में जो डेली यूज़ होते हैं वो सारे अभी यूज़ करके देखेंगे। तो देखिए, आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर तो बना लिया, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद देखिए आपका पेज जो है कुछ इस तरह दिखेगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब भी कोई भी जब प्रोफेशनल डेवलपर्स जो बनाते हैं तो उनका भी पेज कुछ इसी तरह ही दिखता है जब वो पहले HTML लिखते हैं। तो यहाँ पर डरने की बात नहीं है, आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है ये 100% परफेक्ट स्ट्रक्चर है। इसमें सिर्फ कमी है तो HTML5 के टैग्स की, तो वो हम अभी डालेंगे। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, ये आपके वेबसाइट का यहाँ पर देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ ये हेडर है। तो हेडर के लिए HTML5 में हेडर टैग्स होते हैं, तो आप यहाँ पर डालिए या फिर कहीं पे आपके हेडर हेडिंग्स है वहां पर डालिए, बात एक ही है। तो मान लो देखिए, आपने यहाँ पर बैनर के अंदर हेडिंग्स डाल के रखे हुए, राइट, ये क्या है, एक हेडिंग है। तो यहाँ पर भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हेडर टैग जो है वो एक ही बार यूज करना है आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो अब ये हेडिंग है तो इसीलिए मैं इसको हेडर टैग यूज कर सकता हूँ। तो हेडर क्या है, एक HTML5 का टैग है, और उसको हमें यूज करना चाहिए, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। तो देखिए, कुछ इस तरह आप यूज कर सकते हो, मतलब ये गूगल सर्च इंजन के लिए हेल्पफुल है, और हमारी वेबसाइट, मतलब जब भी आप वेबसाइट बना रहे हो तो गूगल को समझ में आ जाता है कि आपका जो कंटेंट है उसमें एक हेडर है। तो कैसे समझ में आएगा गूगल को, कि आप जब यहाँ पर हेडर का टैग डालोगे तभी सर्च इंजिन को समझ में आ जाता है कि ये जो है आपका एक छोटा सा कंटेंट है और कुछ कंटेंट का ये हेडर है। ओके, तो इस वजह से ये सारी चीजें डालनी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये पहली बात। तो यहाँ पर देखिए, पहले हेडर्स डाल लेंगे हम लोग सब जगह पे। तो ये यहाँ पर भी 3 कॉलम्स है तो 3 हेडर्स है, तो इसमें भी मैं हेडर टैग डाल देता हूँ, और यहाँ पर ये आ जाएगा कुछ इस तरह। इसके बाद देखिए, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी देखिए हेडर है। ओके, इसके बाद नीचे भी एक है हेडर। ठीक है, और एक चीज, फुटर के अंदर आपको हेडर नहीं डालना है, ये फुटर के अंदर नहीं जाता, तो ये बात ध्यान में रखनी है। ओके, इतना क्लियर हो गया, हम लोग ने सब जगह पे हेडर्स डाल दिए। अब देखिए, दूसरी चीज जो है, यहाँ पर इमेज है, यहाँ पर तो ये लोगो है, ठीक है, लेकिन जैसा आपने देखा होगा वेबसाइट्स पे कभी, यहाँ पर देखिए आपकी इमेज है, कभी कभी डायग्राम्स होते हैं, तो डायग्राम्स के नीचे कैप्शंस भी होते हैं। अभी हमारे केस में तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे केस में कम से कम एक इमेज है अवेलेबल। तो इमेज के लिए भी HTML5 का एक टैग है, वो हमें डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, वो ये वाली वो इमेज है, तो इसके ऊपर मैं सिंपली डालूंगा फिगर। तो फिगर करके एक HTML5 का टैग है जो यूज़ होता है इमेज के लिए, तो हमेशा ये आपको डालना ही है। अगर मान लो इसके नीचे आपको कुछ कैप्शन देना है, तो कैप्शन के लिए और एक टैग यूज़ होता है, उसका नाम है फिग कैप्शन। और देखिए, ओपन क्लोज करना है, और इसके अंदर जो भी आपको कैप्शन लिखना है आप लिख सकते हो। मान लो मुझे डायग्राम 01 जो भी लिखना है उस इस तरह। ओके, तो कैप्शन के लिए भी एक टैग है HTML5 के अंदर, फिग कैप्शन करके नाम से। इतना क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, और कुछ चीजें हैं जो हमने यूज नहीं किए, यहाँ पर देखिए ये मेनू है हमारा, तो ये क्या है, एक नेविगेशन है, राइट। तो नेविगेशन के लिए HTML5 के अंदर nav नाम से एक टैग है, तो हमेशा ये वहाँ ये यहाँ पर डालना हमें जरूरी पड़ता है। इतना क्लियर हो गया। और एक चीज, आर्टिकल नाम से टैग है,
अब आर्टिकल मैं समझाता हूँ, देखिए आर्टिकल कैसे डालना है। यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा जो है ये आपका पूरा आर्टिकल है। मतलब आर्टिकल में कैसे होता है, आर्टिकल में एक हेडिंग होती है, एक पैराग्राफ हो सकता है, इमेज भी हो सकती है, राइट। तो एक सिंपल सा आपका आर्टिकल बन जाता है। तो इस आर्टिकल बन जाता है, इसके लिए गूगल को प्रॉपरली समझ में आना चाहिए, इसीलिए हमें इसके ऊपर एक आर्टिकल का टैग डालना ज़रूरी है। तो मैं जाता हूँ देखिए कंटेंट वाले सेक्शन के अंदर, हमारा ये कंटेंट सेक्शन है। और इस कंटेंट सेक्शन में देखिए पहला जो कॉलम है, जैसे मैंने दिखाया यहाँ पर पहला कॉलम है, इसके अंदर हम लोगों ने हेडर तो डाल दिया, बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इमेज के लिए भी फिगर डाल दिया, एकदम परफेक्ट है। लेकिन ये जो पैराग्राफ है, इमेज है और ये हेडिंग है। देखिए पैराग्राफ है, इमेज है और हेडिंग है। इसके ऊपर हमें एक आर्टिकल का टैग डालना ज़रूरी है, क्योंकि ये बन जाता है क्या, एक आर्टिकल। तो इस वजह से यहाँ पर आपको कुछ इस तरह आर्टिकल डालना है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर भी देखिए हेडर टैग है, ये पैराग्राफ है, इसको भी कंट्रोल एक्स करके पहले हम लोग यहाँ पर क्या डालेंगे, आर्टिकल वाला टैग, और इसके अंदर ये पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा आर्टिकल। और यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखिए ये आर्टिकल नहीं है, ये क्या है, देखिए ये एक साइड बार जैसा काम करता है। तो HTML5 में इसके लिए भी अलग से एक टैग है, असाइड नाम से, ASIDE। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको असाइड वाले टैग में डाल देंगे। तो ये सिंपली इसको कंट्रोल एक्स करना है और ASIDE करना है, यहाँ पर देखिए असाइड का टैग है, और ये इसके अंदर पेस्ट हो जाएगा। तो सिंपली छोटी छोटी चीजें हैं, देखिए जब आप वेबसाइट बना रहे हो तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए। असाइड के लिए असाइड टैग अवेलेबल है HTML5 के अंदर। फिर नेविगेशन मेनू है, देखिए इसके लिए भी नैव टैग है HTML5 के अंदर, तो इसके लिए भी मैं यहाँ पर भी नैव डाल सकता हूँ। ठीक है, ये सारे मेरे क्या नेविगेशन ही है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए और आपकी वेबसाइट्स में ये सारे टैग्स अवेलेबल होने चाहिए। ओके, तो इसीलिए मैं इस वीडियो में थोड़ी और चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है HTML के ऊपर। ओके गाइस, तो आई होप आपको अभी तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। तो क्या क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने, देखिए ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या है वो समझ में आ गया हमें, इन लाइन एलिमेंट क्या है वो समझ में आ गया, डिव जो है वो ब्लॉक है, इन लाइन एलिमेंट, सॉरी स्पैन जो है वो इन लाइन एलिमेंट है, और डिव एलिमेंट जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और यहाँ पर कई सारे जो टैग्स है, देखिए एलिमेंट्स है, ये ब्लॉक लेवल है, और ये आपके इन लाइन एलिमेंट्स है। और यहाँ पर देखिए मैंने HTML5 के न्यू टैग्स निकाल के रखे, आप देख सकते हो बाद में आराम से। इसके बाद इसके अलावा और भी है, देखिए न्यू टाइप हम लोग ने सीखा था फॉर्म के अंदर, तो ये भी HTML5 के न्यू इनपुट टाइप्स है। हालांकि मैंने आपको उस वीडियो में नहीं बताया था, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख के रख रहा हूँ, या आप बाद में देख सकते हो। ओके गाइस, तो अभी तक आई थिंक आपने सारी चीज़ें कवर कर ली है, आपको क्लियर हो चुका है ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या है, इनलाइन एलिमेंट क्या है, और हम डिव टैग के साथ एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर छोटी सी एक चीज़ जानने जैसी है, देखिए व्हाट आर सिमेंटिक एंड नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स और टैग्स, ये इंटरव्यूज में 90% पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और ये सिंपल आंसर है इसका मैं बताता हूँ। देखिए ये क्या बोल रहा है कि सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं और नॉन सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं HTML5 के अंदर या HTML के अंदर। तो सिंपली आपको बताना है, देखिए आपको मैं इजीली समझाता हूँ। नीचे यहाँ पर मैं जो डाल रहा हूँ ये क्या है, एक ड्यू टैग है, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाल दिया क्या है, स्पैन टैग है। यहाँ पर मैंने डाल दिया ये क्या है, हेडर टैग है। यहाँ पर मैंने डाल दिया ये क्या है, फॉर्म टैग है। इसके बाद और क्या है, और ऐसे कई सारे टैग, देखिए आर्टिकल्स हम लोग ने देखा, ये क्या है, आर्टिकल वाला टैग है। अब मुझे एक बात बताइए, ये डिव टैग है, ये डिव टैग का कुछ मीनिंग आपको समझ में आ रहा है? चलिए वो छोड़िए, यहाँ पर देखिए हेडर टैग है। कम से कम मुझे ये समझ में आ रहा है कि क्या है, हेडर टैग है, और ये हेडर के लिए यूज होता है। ये देखने से समझ में आ रहा है, करेक्ट। लेकिन इसको देखने से क्या समझ में आता है कि ये डिव टैग किसके लिए है? तो बस यही सिंपल सा मीनिंग है और सिंपल सा आंसर है। जो आपको टैग समझ में नहीं आ रहा है उसको कहते हैं नॉन सिमेंटिक, और जो टैग्स आपको समझ में आ रहे हैं उसको कहते हैं सिमेंटिक। मतलब देखिए आर्टिकल क्या है, आर्टिकल से समझ में आता है कि एक आर्टिकल के लिए यूज होने वाला HTML का टैग है, फॉर्म के लिए यूज होने वाला HTML टैग है, हेडर के लिए यूज होने वाला HTML टैग है। लेकिन डिव और स्पैन जो है
ये नॉन मीनिंगफुल, मतलब मीनिंग नहीं है इन दोनों का। तो इनको कहते हैं नॉन सीमेंटिक और इनको कहते हैं सीमेंटिक एलिमेंट्स। तो ये सिर्फ सिंपल सा आंसर आपको देना है आपके इंटरव्यूज में। तो आई होप गाइस आपको ये सारी चीजें अभी क्लियर हो चुकी है, और इस वीडियो में हमने काफी कुछ सीखा है और काफी कुछ, हमारा वीडियो भी बड़ा हो चुका है यहाँ पर। तो देखिए फिर एक बार थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पर मुझे आपको दिखाना था इस वीडियो में, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं वो हम लोगों ने सीखा। उसके बाद मुझे बताना था कि ड्यू स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते हैं। ड्यू स्ट्रक्चर का मतलब ही ये होता है जो अभी हम लोग ने बनाया है यहाँ पर, एक बेसिक लेआउट लेके। और इसके बाद हम लोग ने देखा कि ये सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक क्या है। ओके गाइस, तो इसके बाद हम लोग, ये हमारा जो वीडियो HTML पे लास्ट वीडियो है, इसके बाद HTML हमारा खत्म हो जाएगा, ये इसमें ही सब खत्म होने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जो मैं लाने वाला हूँ CSS की वीडियो सीरीज, और वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर HTML के टैग्स जो भी हमने अभी तक सीखे हैं। मतलब जहाँ जहाँ हेडिंग्स की बात कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से हेडिंग से लेके यहाँ तक जो भी हमने अभी तक सीखा है, ये सारी चीजें, इन सबको हम स्टाइलिंग करेंगे। देखिए आपका ये जो पेज गंदा सा दिख रहा है, इसको हम लोग स्टाइल करेंगे अच्छे से। CSS पूरा सीखने के बाद ये बेसिक लेआउट भी हम लोग CSS में बनाएंगे, तभी आपको इजीली समझ में आएगा कि ये बेसिक हम लोग वेबसाइट जो है वो कैसे बनाते हैं और हमें HTML पहले क्यों लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए जब भी आपको वेबसाइट बनानी है, सिंपल सा एक ड्यू स्ट्रक्चर, वेब स्ट्रक्चर या फिर कहो HTML स्ट्रक्चर बनाना है जो अभी हम लोगों ने बनाया, और उसके बाद उसको CSS अप्लाई करनी है, और उसके बाद आपको दिखाई देगी आपकी प्रॉपर वेबसाइट्स, प्रॉपर डिजाइन के साथ, प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ। ओके गाइस, तो आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आई है। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, और ये हमारा लास्ट वीडियो है HTML5 का, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, CSS शुरू करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।